शुभ ग्रह अगर है कमजोर तो ईश्वर ने आपको एक ऐसा गिफ्ट दिया है इस पूरे पृथ्वी लोक पर कि हम लोग रत्न धारण करके शुभ ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाले टॉपिक पर कि रत्न को धारण किस उंगली में करें, किस धातु में करें और उसको कौन से हाथ में धारण करना चाहिए। क्या उस रत्न को हम गले में पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तो एक एक करके क्रम से सारे ग्रहों की पहले चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम उनके रत्नों के साथ साथ कौन से और रत्न धारण कर सकते हैं और उसके लिए बेस्ट प्लेसमेंट क्या रहेगा, किस धातु में पहने जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगा कि रत्न जो भी आप पहनते हैं इसका जो वेट है वो आपके बॉडी वेट के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, आपकी कुंडली में वो ग्रह कितना कमजोर है इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमें जेमस्टोन का वेट कितना लेना चाहिए। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का रत्न होता है माणिक और माणिक को हमेशा हम सोने में धारण करते हैं। अगर सोने में पहनना उसका आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप उससे तांबे में पहन सकते हैं या आप उसको त्रिधातु, पंचधातु, अष्टधातु में भी धारण कर सकते हैं। सूर्य का रत्न माणिक यूजुअली आपकी बॉडी वेट का 10वां हिस्सा होता है। 10वें हिस्से को हम कैरेट में कंसीडर करेंगे। सपोज किसी व्यक्ति का बॉडी का वेट 80 किलो है तो उसे मिनिमम 8 कैरेट के आसपास का ये जेमस्टोन जरूर पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके हल्का अगर जेमस्टोन वो पहनता है तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो उसके बॉडी की जो नीड है उसको कंप्लीटली पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, जेमस्टोन का वेट अगर ज्यादा हो रहा है तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर जेमस्टोन का वेट बॉडी वेट से कम रह जाता है तो फिर उस ग्रह की रिजल्ट्स मिलने में आपको देरी महसूस हो सकती है। यूजुअली जो स्टोन्स पहने जाते हैं वो आपके मुख्य हैंड जो होता है, मेन हैंड, उसमें पहना जा सकता है। लेकिन किसी कारण से अगर आप उस स्टोन को मुख्य हैंड में, मेन हैंड में अगर नहीं पहन पा रहे तो आप उसको दूसरे हाथ में लेकिन उसी उंगली में भी धारण कर सकते हैं। तो सूर्य के लिए जो उंगली होती है वो होती है हमारी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर बोलते हैं। ये सबसे छोटी उंगली से बराबर वाली उंगली होती है। इसे हम दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों में पहन सकते हैं और अगर वो भी संभव ना हो तो इसका रत्न हम गले में लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। इसके आप ब्रेसलेट भी बनवा सकते हैं, सिंगल स्टोन का ब्रेसलेट में भी काम करेगा ये। अगर आप इसे रिंग फिंगर में नहीं पहन पा रहे किसी कारण से, या वहां पर आपने कोई दूसरा स्टोन पहना हुआ है या कोई अपनी वेडिंग की रिंग पहनी हुई है, तब उस केस में इसको फर्स्ट फिंगर में, तर्जनी उंगली में भी धारण कर सकते हैं। ये उंगली गुरु की है और इसको भी आप यूज कर सकते हैं सूर्य के रत्न को पहनने के लिए। दूसरा प्लैनेट आएगा अब चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा सिल्वर और इसको आप अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करेंगे, लेफ्ट या राइट हैंड की। इसके केस में भी जो आपका बॉडी वेट है उसका दशमांश उतने कैरेट्स आपके जरूर होने चाहिए। तो 70 किलो बॉडी वेट वाले व्यक्ति को 7 कैरेट का मोती जरूर धारण करना चाहिए। इससे ऊपर हो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये कि चंद्रमा का रत्न सबसे छोटी उंगली में सबसे अच्छा काम करता है, चांदी में बहुत अच्छा काम करता है।
लेकिन अगर आप इसे गोल्ड में भी पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, और अनामिका उंगली में भी इसे धारण किया जा सकता है। साथ ही साथ इसे गुरु की तर्जनी उंगली में भी धारण कर सकते हैं। चूंकि ये स्टोन ओपेक होता है, ओपेक बोलते हैं हम जिसके अंदर किरणें पास नहीं हो सकती, जैसे माणिक का रतन है, वो माणिक रतन आपको मार्केट में जो मिलता है वो प्योरली ट्रांसपेरेंट, जिसे हम बोलते हैं पारदर्शी, वो मिलेगा, या सेमी ट्रांसपेरेंट बोल लीजिए, ट्रांसलूसेंट बोल लीजिए। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसके अंदर किरणें पास तो होती है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती। ऐसे केस में हम कोई ऐसे जेमस्टोन्स हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं है या कम है, उनको हम गले में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन जो ओपेक स्टोन होते हैं जिसके अंदर लाइट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, उनको हम हमेशा उंगलियों में ही धारण करें। तो चंद्रमा के लिए सबसे छोटी उंगली बाएं या दाएं हाथ की सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद इसको अनामिका और तर्जनी उंगली में भी धारण किया जा सकता है। बात करें अब हम मंगल की, तो मंगल के लिए जो रतन होता है ये होता है मूंगा, और मूंगा रतन भी ओपेक स्टोन है। एक्चुअली मूंगा होता है एक समुद्र के नीचे एक पौधा होता है, उससे बोलते हैं प्रवाल। इसकी जो स्टेम है उससे हमारा मूंगा तैयार होता है। इसीलिए आपने देखा होगा मोती और मूंगा घिसते भी रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली है तो ये लकड़ी ही, ये घिसता रहता है। और हो सकता है आपको 6 साल 7 साल 8 साल बाद जिस आपने वेट का वो खरीदा था वो उससे कहीं कम रह जाए। और ऐसे में आपने देखा होगा कि जब अगर आप मूंगा पहन रहे हैं या मोती पहन रहे हैं तो कुछ समय के बाद वो ऊपर से रिंग ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वो घिस जाता है नीचे से। तो ऐसे में फिर आपको किसी सुनार के पास जाके उसको वापस ऊपर से टाइट करवाना पड़ता है। मूंगे की अगर हम बात करें तो इसका चयन भी ठीक उसी तरीके से ही होता है कि जो हमारा बॉडी वेट है उसका हर एक 10 किलो पे 1 कैरेट। मार्केट में मूंगा कैरेट्स के हिसाब से नहीं मिलता है दोस्तों, वहां पे रत्ती के हिसाब से मिलता है। तो 1 कैरेट में होते हैं 200 मिलीग्राम और 1 रत्ती में होते हैं 180 मिलीग्राम। तो अगर किसी बॉडी का वेट जो है वो मान लीजिए 80 किलो है, तो अगर हम इसे कैरेट के हिसाब से देखते तो लगभग ये 8 कैरेट होता। लेकिन अगर हम इसे रत्ती में देखेंगे तो ये 8.8 रत्ती हो जाएगा। तो बड़ी सरल कैलकुलेशन है। 200 mg का आपका एक कैरेट हो गया और आपके 180 mg का एक रत्ती हो गया। तो आप गुणा भाग कर सकते हैं इसे अपने पेपर पेंसिल पे या कैलकुलेटर से। तो वहां पे आपको एग्जैक्ट मिनिमम रत्ती उसकी या मिनिमम कैरेट उसका निकल आएगा। मूंगा रतन जो है ये हमेशा हम रिंग फिंगर में पहने तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे आप तर्जनी उंगली में या अंगूठे में भी पहन सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके मंगल का पर्वत होता है शुक्र पर्वत के ठीक नीचे। तो दूसरा आपका एक चीज और बताएंगे कि जो अंगूठा है ये पामिस्ट्री के अंदर अग्नि तत्व का एरिया कहलाता है। तो यहां पर मंगल चूंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आप उनको अनामिका उंगली में, तर्जनी उंगली में और अंगूठे में धारण कर सकते हैं। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ धातु होता है सोना, लेकिन अगर सोने में नहीं पहना जा सकता तो इसे तांबे में पहना जा सकता है, 3 धातु में पहना जा सकता है, 5 धातु में पहना जा सकता है और अष्ट धातु में पहना जा सकता है। ये ओपेक स्टोन है, गले में नहीं पहनेंगे हम इसे, हम हमेशा इसको हाथ में ही पहनेंगे। किसी कारण से अगर उंगलियों में पहनना आपके प्रोफेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, खासतौर से डिफेंस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए या तो अलाउड नहीं है या पॉसिबल नहीं है, या जो सर्जन्स हैं या कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें उनको खतरा रहता है कि उंगलियों के अंदर जो चीज़ें हैं वो डैमेज ना हो जाए, या उसके अंदर उनको ग्लव्स पहनने में कुछ इशू आ रहा है, उस केस में आप उसे हाथ में बाजू में भी पहन सकते हैं, कलाई में, वहां पर आप ब्रेसलेट बनवा के उसे पहन सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि वो स्टोन नीचे से आपकी स्किन को टच करता हुआ होना चाहिए।
बात करते हैं अब हम, अगर तो बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह का जो स्टोन होता है उसे बोलते हैं ग्रीन एमरल्ड, इसे हम हिंदी में बोलते हैं हरा पन्ना। बुध की जो अपनी उंगली है वो सबसे छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर। इससे बाएं और दाएं दोनों हाथों में पहना जा सकता है। बुध का रतन हमेशा गोल्ड में पहनना सर्वश्रेष्ठ रहता है, लेकिन आर्थिक कारणों से या किसी और कारण से अगर गोल्ड में ना बनवाया जा सके तो इसे हम सिल्वर में धारण कर सकते हैं। त्रिधातु, पंचधातु, अष्ट धातु में हम धारण कर सकते हैं। ऐसा धारण करने से भी इसके बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी कारण से छोटी उंगली में पहनना संभव ना हो तो बुध का रतन अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली में भी पहना जा सकता है, सेकंड फिंगर में और थर्ड बड़ी फिंगर में भी पहन सकते हैं हम इसे। बुध का रतन जो है इसकी कैलकुलेशंस भी आपके बॉडी वेट का 10वां हिस्सा ही होती है। बुध का रतन आपको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मिले तो बहुत अच्छा है। जो ओपेक स्टोन्स होते हैं हरे पन्ने, वो सस्ते तो जरूर मिलते हैं लेकिन उतना अच्छा वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं दे पाते। बुध का अगर कोई स्टोन आपके पास ट्रांसपेरेंट है तो इसको हम गले में भी धारण कर सकते हैं, बिना किसी संकोच के आप पहन सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा दोस्तों। बात करें अब हम बृहस्पति के रतन की, बृहस्पति के जेमस्टोन की, जुपिटर के। तो जुपिटर का जो जेमस्टोन होता है वो होता है पीला पुखराज। इसे हम बोलते हैं येलो सफायर। ये येलो सफायर जो जेमस्टोन है ये हमेशा आपकी तर्जनी उंगली के अंदर इसकी बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर फिंगर आपके गुरु की है। और यहां पर इसको आप जब धारण करें तो सर्वश्रेष्ठ धातु इसका गोल्ड ही है। अगर गोल्ड में पहनना संभव ना हो तो तांबे में पहनाइए इसे, नहीं तो आप इसे त्रिधातु, पंचधातु, अष्ट धातु में पहन सकते हैं। चांदी में हम इसका रतन धारण नहीं करते। अगर बात करें कि शरीर के वेट के अकॉर्डिंग जेमस्टोन के वेट के सिलेक्शन का, तो इसका वेट भी अपने बॉडी वेट का 10वां हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब हर 10 किलो पे 1 कैरेट आपको बॉडी वेट के लेके चलना है इसे। और अगर किसी का वेट 90 केजीज है तो उसे 9 कैरेट लेना है यहां पर। अगर बृहस्पति का रतन आप इस उंगली में धारण नहीं करना चाहते या संभव नहीं है तो इसे अनामिका में भी पहना जा सकता है, रिंग फिंगर में। और आप इसको ब्रेसलेट के रूप में और गले में लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं, वहां पर भी ये अलाउड है। बृहस्पति का रतन यूजुअली श्रीलंकन बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ लोग आज की डेट में बैंकॉक का येलो सफायर यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर आप उसे ज्वेलरी पर्पस से यूज कर रहे हैं तो आप पहन सकते हैं वो। लेकिन अगर आपको ये स्टोन जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से पहनना है तो बैंकॉक का पुखराज जो होता है वो थर्मली एनहांस्ड होता है, वो हीटेड और ट्रीटेड होता है। उसके अंदर एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है उसके कलर को एनहांस करने के लिए, उसकी चमक को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा हीटेड और ट्रीटेड स्टोन आपको एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप जब भी खरीदें, स्टोन हमेशा नेचुरल होना चाहिए, चाहे वो माणिक हो, मोती हो, मूंगा हो, पन्ना हो, पुखराज हो, नीलम हो, हीरा हो, आपका गोमेद हो, लहसुनिया हो, कोई भी जेमस्टोन, किसी भी रत्न का अगर आप चयन कर रहे हैं किसी भी ग्रह के रत्न का, तब आप उसको ओरिजिनल लें, नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड लें। चाहे उसके अंदर कलर में थोड़ी सी कमी रह जाए लेकिन उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट्स नहीं होने चाहिए, इससे स्टोन अपना पूरा वर्क कर पाएगा। हीटेड और ट्रीटेड जेमस्टोन कभी भी काम नहीं कर पाते। बात करते हैं हम शुक्र के रत्न की। शुक्र का जो रत्न है वो है डायमंड। और डायमंड जो है वो आपका जितने केजी का बॉडी वेट है उतने सेंट्स का डायमंड आपको खरीदना है। 100 सेंट्स जो है वो 1
कैरेट कंप्लीट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से है कि अगर आपका बॉडी वेट लेट्स टेक 78 केजी है तो आपको 78 सेंट्स मिनिमम पहनना है। उसके बाद आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितना आप खर्चना चाहते हैं, आप 1 कैरेट, 1.5 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट, कितना भी आप खरीदें, कोई इश्यू नहीं है। जब आप डायमंड का स्टोन जड़वाएं तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नीचे से वो खुला होना चाहिए और उसकी जो नीचे की टिप है, उसकी नीचे की सरफेस है, वो आपकी स्किन से टच करते हुए होनी चाहिए। शुक्र का रतन अकेला एक ऐसा रतन है जो आप 5 उंगलियों में से किसी भी उंगली में धारण कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो मिडिल फिंगर में मिलेगा आपको जब हम इसको मध्यमा उंगली में धारण करेंगे। यह उंगली शनि की है, लेकिन शनि चूंकि शुक्र के मित्र ग्रहों में से एक है, यहां पर इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप इससे भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने भी ये 3 डायमंड्स पहने हुए हैं। ये डायमंड हमने अंगूठे में पहना है क्योंकि ये हमारा शुक्र पर्वत कहलाता है। आप इसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कहीं पर भी पहन सकते हैं। जब भी आप डायमंड को सेट करवाएं धातु के अंदर तो इसे गोल्ड में या प्लेटिनम में सर्वश्रेष्ठ पहनना चाहिए। संभव ना हो तो आप इसे चांदी में जड़वा सकते हैं। हम यूजुअली इसको तांबे में, त्रिधातु, पंचधातु और अष्ट धातु में नहीं जड़वाते क्योंकि इसके रिजल्ट्स सबसे अच्छे सोने में और प्लेटिनम में मिलेंगे। फिर सेकंड नंबर पे इसके अच्छे रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो चांदी में मिलेंगे। दोस्तों, यहां पे शुक्र का रतन कभी भी हम गले में धारण नहीं करेंगे। शुक्र का रतन हम ब्रेसलेट में भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये रतन बहुत ही छोटा होता है। हाँ, अगर आपके पास कोई हीरा ऐसा है जो 4 कैरेट, 5 कैरेट, 6 कैरेट का आपके पास है, उसको आप ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं। उसको आप गले में भी पहन सकते हैं। जो एमरल्ड कट डायमंड्स आते हैं जो पारदर्शी होते हैं, आप उनको धारण कर सकते हैं गले में भी। जो छोटे डायमंड्स होते हैं, जो डायमंड कट में डायमंड आता है, उनको हम गले में या हाथ में, कलाई में धारण नहीं करते। इनको उंगली में या अंगूठे में ही धारण करेंगे। शुक्र का रतन आपकी अनामिका उंगली में भी धारण किया जा सकता है, सबसे छोटी उंगली में भी धारण किया जा सकता है, और इस उंगली में, तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं क्योंकि यह उंगली गुरु की है। देखिए, यहां समझने वाली बात है, लोग समझते हैं गुरु से सिर्फ बृहस्पति को, नहीं, गुरु तो दोनों हैं। बृहस्पति देव जो है वो देवी देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव जो है ये दैत्यों के गुरु हैं। ये उंगली गुरु की है तो यहां पर भी हम डायमंड रतन धारण कर सकते हैं। जो लोग डायमंड नहीं खरीद पा सकते किसी भी कारण से, आर्थिक रूप से या किसी और रीजन से, तो वो डबल साइड फायर वाला ओपल स्टोन धारण कर सकते हैं या वो सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं। पुराने जमाने में हम लोग ओपल और सफेद पुखराज को इसलिए भी थोड़ी अहमियत दे देते थे क्योंकि उस समय वो डायमंड की तुलना में सस्ते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें, एक अच्छा डबल साइडेड ऑस्ट्रेलियन ओपल या एक जो सफेद पुखराज है प्योर, वो आपके डायमंड से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायमंड ही पहने शुक्र के लिए, कोई और रतन धारण ना करें। बात करते हैं अब हम शनि की, सैटर्न की। इसके लिए जो स्टोन होता है उसको बोलते हैं हम नीलम। इसका जो इंग्लिश नेम है वो है ब्लू सफायर। इसको एक्चुअली हिंदी में बोला जाता था नीला पुखराज। पीला पुखराज और नीला पुखराज ये एक ही रॉक में से ये चीजें निकलती हैं। जितना हिस्सा पीला, डार्क पीला, लाइट पीला तक होता है उसे हम पुखराज बोल देते हैं, और जो हिस्सा डार्क ब्लू और लाइट ब्लू होता है उसको हम नीला पुखराज यानी नीलम या ब्लू सफायर बोल देते हैं। और जो बीच का हिस्सा होता है जो प्योरली वाइट रह जाता है उसे हम वाइट सफायर बोलते हैं, जो कि यूज होता है शुक्र के
एक ऑल्टरनेटिव स्टोन में अगर डायमंड ना पहना जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी रॉक जो है ये सफायर ही है। येलो हिस्से को पीला पुखराज बोल दिया, इसको नीला पुखराज, और हमारे इंडिया में इसको हम नीलम बोल देते हैं, और इसका इंग्लिश नेम ब्लू सफायर है। प्रोसेस इसके लिए भी सेम है दोस्तों। इसको हमेशा हम केवल और केवल मध्यमा उंगली में ही धारण करेंगे, इसे किसी और उंगली में धारण नहीं किया जाता। इसको पहनने के लिए सोना, प्लैटिनम, चांदी, इन 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इसको सिल्वर में ही पहना जाता है। इसे त्रिधातु, पंचधातु, अष्टधातु में कभी ना धारण करें। सैटर्न के लिए भी ब्लू सफायर का जो चयन है वो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1/10 कैरेट आपको चाहिए। तो अगर आपका बॉडी का वेट 85 kgs है तो 8.5 कैरेट के आसपास का ब्लू सफायर आप लें। और यहां पर भी आप बैंकॉक वाले ब्लू सफायर जो हीटेड और ट्रीटेड होते हैं वो बिल्कुल ना लें। आप जहां के भी ब्लू सफायर ले रहे हैं उसकी एक लेबोरेटरी रिपोर्ट कराइए, क्योंकि धोखा आजकल बहुत होता है। अच्छे से अच्छे दुकान पे भी आपको कई बार गलत चीज मिल जाती है। तो आप जब इतना महंगा कोई सामान खरीदें तो बेहतर है कि उसके आप कुछ थोड़े से पैसे खर्च के उसकी एक रिपोर्ट भी बनवा लें, और वो सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास रखें। उसमें मेंशन करवाएं कि ये स्टोन हीटेड और ट्रीटेड ना हो। ब्लू सफायर को केवल हम हाथ में पहनेंगे, इसको हम गले में धारण नहीं करेंगे। ब्रेसलेट में इसको धारण किया जा सकता है या उंगली में धारण किया जा सकता है। किसी कारण से अगर मध्यमा उंगली में ना पहना जाए तो इसको छोटी उंगली में स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पहन सकते हैं, क्योंकि ये छोटी उंगली बुध की है, और बुध और शनि जो है ये आपस में मित्र ग्रह हैं दोस्तों। अब तक चर्चा कर रहे थे हम मुख्य ग्रहों की, जो थे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब बात करते हैं हम छाया ग्रहों की, राहु और केतु की और उनके रत्नों की। देखिए, इस 2 ग्रहों के रत्नों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ये मानते हैं कि राहु और केतु नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट हैं, यानी शत्रु ग्रह हैं। ये हमेशा खराब काम ही करेंगे, इनका रत्न धारण नहीं करना। आप पहले बात ये समझिए, रत्न कब धारण करते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया, रत्न आपने केवल और केवल तब धारण करना है अगर कोई शुभ ग्रह कमजोर है, अस्त है, डिग्री से पीड़ित है, अपने प्लेसमेंट से पीड़ित है, या किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठ गया है जिसकी वजह से वो अपना पूरा फल नहीं दे पा रहा, या कोई शत्रु ग्रह उस ग्रह को देख रहा है जिसकी वजह से ये शुभ ग्रह अपने फल नहीं दे पा रहा। तब इसको ताकत देने के लिए हम जेमस्टोन्स का प्रयोग करते हैं। राहु और केतु मैं हर वीडियो में बताता चला आ रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो खराब ग्रह ही हो। राहु कलयुग का राजा है, और राहु के लिए जो जेमस्टोन है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हेसोनाइट, और हिंदी में इसका नाम है गोमेद। इस रतन को भी आपने प्रॉपर कुंडली का विचार करवा के, एनालिसिस करवा के ही धारण करना है। अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह शुभ है और कमजोर है, और उनकी किसी कारण से महादशा चल रही है, या अंतरदशा में एक छोटे पीरियड के लिए वो आए हैं, या आपकी वर्ष कुंडली में या जन्म कुंडली में या गोचर में वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने इसका रतन केवल और केवल तब धारण करना है। राहु का जो रतन है, इनकी कैलकुलेशन भी सेम रहेगी कि जो आपका बॉडी वेट है उसका 10th पार्ट वाला कैरेट आप लेंगे। तो अगर आपका बॉडी का वेट 58 किलो है, 58 kgs, तो आप मिनिमम 5.8 कैरेट का आप गोमेद हेसोनाइट यूज करेंगे। इसको हम सबसे अच्छा मानते हैं चांदी में धारण करना।
लेकिन दोस्तों इसको गोल्ड में भी धारण किया जा सकता है, अगर कुंडली अलाउ करती है राहु को गोल्ड में धारण करने के लिए। तो कभी भी आप मेटल का चयन कर रहे हैं तो राहु के केस में हमेशा कुंडली विशेष आप रूप से दिखाएं, तब देखिए कि इसका रत्न धारण करना भी है या नहीं, और अगर करना है तो फिर इसको किस धातु में धारण करना है। राहु का रत्न हम सैटर्न की उंगली में धारण करेंगे, ये होती है हमारी मध्यमा उंगली। अगर यहां पे धारण करना संभव ना हो तो इसको राहु की उंगली में भी धारण किया जा सकता है, इसको ब्रेसलेट के रूप में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन गले में इसे कभी भी धारण ना करें। त्रिधातु, पंचधातु, अष्ट धातु में कभी भी धारण ना करें। बेहतर यह है कि आप सिंपल चांदी में इसको जड़वाकर धारण कर लें। इसके रत्न भी आपको जीवन भर धारण नहीं करने, जैसे बाकी जो 7 मुख्य ग्रह हैं उनका रत्न आप जीवन भर पहन सकते हैं। राहु का रत्न आपको सबसे अच्छे रिजल्ट महादशा में और अंतरदशा में देगा, अगर वो जन्म का शुभ है और गोचर में भी अच्छा है। राहु का रत्न धारण करके आप विशेष रूप से ये देखेंगे कि अगर किसी को पेट से रिलेटेड समस्याएं थी तो वो भी सॉल्व हो गई हैं, अगर ये रत्न, ये ग्रह उनकी कुंडली में शुभ है तो। और राहु जो है वो आकस्मिक लाभ, आकस्मिक धन की बरसात कराता है, लेकिन केवल इतना ही सुन के इसका रत्न कभी मत आप धारण करें। आप इसकी कुंडली का एक प्रॉपर एनालिसिस करवाएं तब धारण करें। राहु जो है वो जिसकी राशि में बैठता है उसके भी फल देता है। तो राहु अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी मित्र ग्रह की राशि में बैठा है या सम ग्रह की राशि में बैठा है, यानी या तो वो प्लैनेट फ्रेंडली है या न्यूट्रल है, तो राहु का रत्न उस ग्रह की उंगली में भी धारण कर सकते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, छोटी उंगली जो है ये बुध की है, ये उंगली सूर्य की है, नेक्स्ट शनि की है, ये बृहस्पति की है। ग्रह 9 है, उंगलियां ये 4 है, तो बाकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमेशा मित्र ग्रहों की उंगलियों के अंदर धारण किए जा सकते हैं। शुक्र का रत्न अंगूठे में एक एक्सेप्शन है, पहना जा सकता है या मूंगा पहना जा सकता है। अब बात करते हैं हम केतु के रत्न की। केतु का जो रत्न है ये कहलाता है कैट्साई, इसको बोलते हैं लहसुनिया, इसको बोलते हैं क्राइसोबेरल। इसकी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर ये स्टोन अच्छा है तो आप इसको हर एक 10 kg बॉडी वेट के ऊपर आप जो लेके दूसरे स्टोन्स 1 कैरेट चल रहे थे, यहां पर आप हर 12 किलो बॉडी वेट के ऊपर 1 कैरेट लेके चल सकते हैं। और अगर ये क्राइसोबेरल आपको मिल जाता है तो वहां पर तो आप 16 किलो बॉडी वेट के ऊपर भी 1 कैरेट आप कैट्साई या क्राइसोबेरल यूज कर सकते हैं। केतु का रत्न राहु के रत्न की तरह ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन राहु अपने रिजल्ट भी देता है, जहां पर जिस हाउस में उसका प्लेसमेंट है उसके रिजल्ट देगा, उस राशि के अनुसार रिजल्ट देगा। केतु के अपने दोस्तों कोई रिजल्ट्स नहीं है। केतु केवल और केवल जिसकी राशि में बैठता है केवल उसी के फल देता है। तो केतु का रत्न धारण करने से पहले एक चीज ये अच्छे से ध्यान कर लें कि केतु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, पहली। दूसरा, केतु जिसकी राशि में बैठा है वो स्वामी उस कुंडली का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, तभी हम केतु का रत्न धारण करेंगे। केतु का रत्न यूजुअली वो जिसकी राशि में बैठता है उसकी उंगली के अंदर हम धारण कर सकते हैं। अगर केतु यहां पर शनि के भाव में बैठा है, शनि के घर में बैठा है, तो बीच वाली उंगली में पहना जा सकता है। मंगल या सूर्य के घर में बैठा है तो अनामिका में पहनेंगे। चंद्रमा या बुध के घर में बैठा है तो हम छोटी उंगली में धारण करेंगे। बृहस्पति की उंगली में, बृहस्पति की राशि में बैठा है तो हम बृहस्पति की उंगली में धारण करेंगे। इसका चयन हमेशा कुंडली देखकर ही किया जाएगा।
दो अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है कि आप देखें कि केतु का रतन अलग अलग किसी उंगली में उन लोगों ने धारण किया हुआ है। इसको भी हम गोल्ड में, सिल्वर में धारण कर सकते हैं। तांबे में हम इसको नहीं पहनाते। इसको त्रिधातु में, पंच धातु में, अष्ट धातु में भी आप धारण कर सकते हैं। केतु का रतन धारण करने से पहले केवल ये देख लें कि इसकी आवश्यकता भी अभी है या नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं है तो अननेसेसरली केतु का रतन धारण ना करें, क्योंकि केतु का रतन धारण करने से आप समाज से और परिवार से हो सकता है कटा कटा रहना शुरू कर लें। क्योंकि केतु को जब हम एनहांस करते हैं तो हमारा एक जो पूरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो है वो लोनर बन के रह जाता है, या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागकर अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की कोशिश करता है। तो केतु का रतन विशेष परिस्थितियों में ही डिसाइड करें कि पहनना है या नहीं। राहु और केतु के रतन कभी भी हम गले में धारण नहीं करते दोस्तों। इसे उंगलियों में धारण करेंगे, हाथ में, या फिर इसे आप ब्रेसलेट के रूप में धारण करेंगे। कहीं और इसका धारण करने के लिए आपको अलाउड नहीं है, खास तौर से गले में तो बिल्कुल भी नहीं। शनि, राहु, केतु, बार बार बोल रहा हूं, कभी भी गले में धारण ना करें। आप यहां पर आपकी कुंडली आपको यह बताएगी कि आपको कौन से रत्न धारण करने हैं, कौन से ग्रह आपके लिए शुभ है। कई बार हमने देखा है, वीडियो में भी, यूट्यूब पे बहुत सारे वक्ता बोलते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं तो आप सुन सकते हैं उन्हें। वो आपको ये कह रहे होते हैं कि सूर्य के साथ शनि का रत्न धारण नहीं करना, और उसके पीछे तथ्य ऐसे देते हैं कि वो दोनों बाप बेटे हैं, उनकी बनती नहीं। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलते आया हूं कि हमें एक अपना साइंटिफिक अप्रोच लेके एस्ट्रोलॉजी को समझना है, जेमोलॉजी को समझना है, जेमस्टोन्स का चयन करना है। इसको हम किसी एक रिलीजियस अप्रोच के ऊपर नहीं लेके चल सकते। मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि साइंटिफिक व्यू इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप अभी इस वीडियो को देखते देखते भी ये चेक करेंगे तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 31% है। सेकंड जो लिस्टिंग में आते हैं वो इस्लाम फॉलोअर्स हैं, जो 26% है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है तो आपने ये समझना है कि ये जेमस्टोन, ये साइंस हर एक व्यक्ति पे काम करेगी। जैसे जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई आपसे आपका रिलीजन और आपके बिलीफ्स नहीं पूछता। अगर आपको वहां पे दवा लेनी है तो आप किसी भी रिलीजन के हो, वो आपकी बॉडी पे वर्क करेगी। जेमस्टोन्स ये मेडिसिन ही है, ये प्लैनेट की कैपेसिटीज को, उनकी एबिलिटी को, उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए टूल्स हैं। अगर कोई चीज शरीर में हमारे कम मात्रा में है लेकिन उसकी मात्रा हमें एक अधिक चाहिए, तो जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है और डॉक्टर जब बोलता है कि इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और हमें आयरन की कमी आ रही है तो हम आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। बॉडी डेबिलिटी की तरफ जा रही है तो हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं। ठीक उसी तरीके से ही अगर कोई शुभ ग्रह हमारे लिए काम करने के लिए पर्याप्त अपनी ऊर्जा नहीं दे पा रहा, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तब हम जेमस्टोन पहन के उस स्ट्रेंथ को कंप्लीट करते हैं। हम मेटल्स यूज करके उस स्ट्रेंथ को कंप्लीट करते हैं। हम उस प्लैनेट के फूड आइटम्स को इंक्लूड करके अपनी डाइट में उसकी स्ट्रेंथ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम उसके मेटल्स के साथ साथ कलर्स को अडॉप्ट करते हैं बॉडी पे। तो आप कोई भी दो स्टोन्स जो आप हर जगह पढ़ते चले आ रहे हैं कि इन दो स्टोन्स को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में उसकी जरूरत है और वो आपके शुभ ग्रह हैं, तो आप आंख मूंद के उसको आप एक साथ धारण कर सकते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने धारण करना है, मान लीजिए वो कह रहे हैं ठीक है आपको माणिक भी धारण करना है और शनि भी धारण करना है, तो एक काम करिए कि माणिक को आप दाएं हाथ में पहन लीजिए और शनि का रत्न नीलम जो है वो आप बाएं हाथ में धारण कर लीजिए। इससे बड़ा और इससे भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता दोस्तों,
क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि अगर 2 इंजेक्शंस बॉडी में लगने हैं, कोई ये कह रहा है कि इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो एक को लेफ्ट हैंड में लगवा लीजिए, एक को राइट हैंड में लगवा लीजिए और ये उसके बाद आपके लिए ठीक वर्क करेगा। लेकिन उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में तो दोनों ड्रग्स बॉडी में जाके एक साथ काम करेंगी, ब्लड में चली जाएंगी। ठीक उसी तरीके से ही अगर आपके लिए 2 जेमस्टोन्स ऐसे रिकमेंड किए हैं जिनकी आपस में नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप इन दोनों स्टोन्स को भी एक साथ पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आपकी कुंडली में रिक्वायर्ड है। उस वक्त उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है। मैं बार बार बताता आया हूं कि इवेंट्स आपकी लाइफ में कभी भी एक से नहीं रहते। बचपन से आज तक आपकी जो भी एज है, आप देखिए आपका कोई भी इवेंट्स एक से नहीं चले हैं। तो लाइफ में जो इवेंट्स हैं ये चेंज होते हैं और इनको चेंज करते हैं हमारे महादशा के स्वामी और अंतरदशा के स्वामी। जो आपकी कुंडली में महादशा चल रही है और वो जिस पर्टिकुलर हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, और जो अंतरदशा चल रही है और जो उस अंतरदशा का स्वामी जिस हाउसेस का लॉर्ड है होगा, तो दोस्तों वही आपके साथ उस समय, उससे आगे और पीछे अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय उस पर्टिकुलर चीज का होने की संभावना ही नहीं है। हाँ, गोचर में अगर ग्रह कभी अच्छे प्लेसमेंट दे जाएं कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो आपके लिए एक लॉटरी है। अदरवाइज सब कुछ आपके जीवन में महादशा और अंतरदशाओं के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहां पर आपको जेमस्टोन का चयन जब कर रहे हैं तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये 2 स्टोन्स मैं कैसे पहन लूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दोनों आपस में एनिमी एलिमेंट्स के या एनिमी प्लैनेट्स के स्टोन्स हैं। आपको चिंता नहीं करनी, वो दोनों आपके लिए अच्छे हैं, इसीलिए आपको उनका सुझाव दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जेमस्टोन्स से रिलेटेड जो चर्चा करी है वो मैं अपना पूरा का पूरा भाव आप तक पहुंचाने में मैं कैपेबल रहा और मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। अगर कोई भी इशू आप लोग कभी फेस करते हैं या कोई छोटी मोटी आपको इसके अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इस वीडियो के अंत में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। मेरी टीम आपको उसके ऊपर ज़रूर मेरे से बात करके रिप्लाई बैक करेगी। आज के वीडियो में दोस्तों बस सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर नहीं कर पाए तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।